दोस्तों, परिवर्तन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस महामारी के दौर में मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर में ही होंगे और अपना काम कर रहे होंगे, क्योंकि ये मैं नहीं कहूँगा कि पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि कुछ बड़े बुजुर्ग होंगे तो पढ़ाई करेंगे नहीं। हाँ, जो नए हैं जिनको नौकरी चाहिए वो पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। तो जैसे कल मैंने बोला था, कल मेरा डेमो क्लास था और उसका रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़िया मिला है, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आज से लगभग हम आपको 2 वीडियो या 2 सब्जेक्ट रोज़ पढ़ाएंगे और दोनों सब्जेक्ट जो होगा बच्चे ध्यान समझना ज़रा इसको, ये रेगुलर होगा। 2 सब्जेक्ट में क्या, काफ़ी लोगों का कॉल हमारे पास आया था कि सर 2-2 क्लास लीजिए आप। काफ़ी लोग फ़ोन किए थे हमारे नंबर पे कि ठीक है बच्चे। तो उसमें पहला जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे आपको करंट अफेयर, और दूसरा जो टॉपिक पढ़ाएंगे हम आपको भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिसी। समझिएगा, और दोनों के दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, ये जीके का और जीएस का प्लान जरा अलग रखते हैं, पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं। आजकल जिस प्रकार भयानक बीमारी कोरोना की चली है और कोरोना के डर से काफ़ी लोग परेशान हैं, कोरोना का कोई इलाज नहीं है, उसी तरह अगर हम बात करें कि कंपटीशन के दुनिया में या कंपटीशन के युग में सबसे खतरनाक बीमारी करंट अफेयर की है। आप अगर मैथ पढ़ते हैं तो मैथ का सिलेबस निश्चित होता है, रीजनिंग का सिलेबस निश्चित होता है, या समझ में आ जाता है क्वेश्चन कहाँ से है। लेकिन एक ऐसी बीमारी है ना कि इसका कोई लिमिट नहीं है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। करंट अफेयर एक ऐसी बीमारी है बच्चे की, इसकी कोई लिमिट है ये नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसके प्रति जब इसका इलाज भी नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सावधानी पूर्वक हम पढ़ेंगे, सावधानी बरतेंगे इसके प्रति। और सावधानी बरतेंगे तभी करंट अफेयर जाके कंट्रोल में होगा, खत्म नहीं हो पाएगा, कंट्रोल में होगा। मैं नहीं कहूँगा कि मैं करंट अफेयर सपोज दैट किसी एग्जाम में 10 नंबर का आ गया तो मैं आपको 10 सही करवा दूंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर सही करवा दूंगा कि आप सबसे बेटर रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, किसी परीक्षा में एग्जामिनरों का एक सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट टॉपिक बन चुका है। मतलब नहीं कहते हैं कि ये करंट अफेयर का कोई इलाज नहीं, इसलिए इंक्लूड कर देते हैं। किसी परीक्षा में देखिए ना, चाहे आप अभी वर्तमान में जो पेपर हो रहे हैं, चाहे किसी लेवल के परीक्षाओं में देखिए, अभी सुपर टेट में 30 जानते हैं 30 करंट अफेयर आता है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत जरूरी बात यह है कि करंट अफेयर आप पढ़िए। अब ये हमको समझना है कि करंट अफेयर हम पढ़े कैसे। क्या करंट का मतलब होता है कि आज जैसे कल पेपर होने वाला है तो 1 महीना पहले का करंट अफेयर पढ़ें, 2 महीना करंट पहले का पढ़ें, तो इसका कोई लिमिट नहीं होता है। करंट अफेयर के उद्देश्य से हम इतना ही कहना चाहेंगे कि साल भर आगे यानी 12 महीना पीछे तक का आपका करंट अफेयर क्लियर होना चाहिए। जैसे वर्तमान में अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल खत्म भी होने वाला है, तो अगर आपको करंट अफेयर पढ़ना है या एग्जामिनर की जो सोच होती है हमारे हिसाब से, वे लगभग अगर हम 2019 को कवर कर लेते हैं और अप्रैल तक कवर कर लेते हैं, तो इतना मैं जरूर कहूँगा कि 100% में लगभग हम 85% करंट अफेयर को क्लियर कर सकते हैं। तो यही एक उम्मीद के साथ हम आपके सामने ये करंट अफेयर का टॉपिक लाएं कि करंट अफेयर में आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। बाकी आप लोग समझदार हैं, बहुत से यूट्यूब चैनलों के माध्यम से, ठीक है ना, पढ़ते रहते हैं। बहुत से लोग सोशल मीडिया पे जुड़े भी हैं, करंट ताज़ी जानकारियाँ जानते रहते हैं। लेकिन आप एक जैसे आज करंट अफेयर जाने, इसके बाद साल भर का जो पीछे का घटना होती भूल जाते हो। जैसे सपोज दैट हमारे यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु हुई थी 15 अगस्त को हुई थी, 16 अगस्त को। तो अब अटल बिहारी वाजपेयी की जब मृत्यु हुई, जब उनका देहांत हुआ, तो उस समय करंट जानकारी थी। खूब पढ़े कि अटल बिहारी वाजपेयी के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन आज अप्रैल चल रहा है, बहुत से लोगों के दिमाग से वो बातें उतर गई होंगी। लेकिन मैं बता दूं कि ये एग्जामिनर यही सोचता है कि सभी लोग भूल चुके हैं, और जो भूल जाते हैं वही आपको याद दिलवाने का प्रयास करता है। तो खैर, आज करंट अफेयर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। और करंट अफेयर हम सीरियल से पढ़ाएंगे, और इतना विश्वास रखिएगा, विश्वास पर हर दुनिया टिकी है कि आपका करंट अफेयर सबसे बेटर होगा, ठीक है। तो आज हम जो कवर करेंगे वो आज जानते हैं कि विश्व में सबसे बड़ी महामारी हम लोग के इतिहास में, जब तक हम जो हमारी पीढ़ी है, आप यूथ की पीढ़ी है,
इस समय के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सबसे बड़ी जो महामारी चल रही है वे चल रही है कोरोना वायरस की, ठीक है ना, कोरोना वायरस की। और आप देखेंगे कि ये वायरस ऐसा है कि पूरे विश्व की गति को मंद कर चुका है। काफी जो अपने का जिनका जीडीपी बहुत हाई लेवल था, जो विकसित मानते थे, है ना, आज उनका जीडीपी, उनका विकास, उनकी गति सब रुक चुकी है। तो कहीं ना कहीं इस टॉपिक को हम इसलिए लाए हैं कि आप पहले बढ़िया से इसको समझ लो। ऐसा नहीं कि कोरोना वायरस खत्म हो गया इसलिए करंट अफेयर हम पढ़ा रहे हैं, नहीं। अभी कोरोना वायरस से बहुत जानकारियां जुड़ेंगी, तो लास्ट में जब इसका गेम ओवर हो जाएगा तो मैं एक आपके सामने फिर से वीडियो रखूंगा या आपको क्लास में पढ़ा दूंगा। लेकिन सबसे पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहली बात कि इतनी बड़ी महामारी है ये, और इसे महामारी घोषित कर भी दिया गया है। तो क्या पहले हम इसके इतिहास पे एक नजर डालते हैं कि क्या यही एक महामारी आई है? नहीं, ये चीज बिल्कुल गलत है साहब कि हमारे देश में या हमारे विश्व में एक यही महामारी आई है। इससे भी पहले बहुत सी महामारी आ चुकी है। जैसे एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ। राज की बात यह है कि 14वीं शताब्दी में, ठीक है ना, एक महामारी आई थी जिसमें 7 से 20 करोड़ लोग मरे थे, समझो। तो अभी 2009 में H1N1 नामक स्वाइन फ्लू चला था जिसमें कई लोग मारे गए। तो ऐसी महामारियां आती रहती है, लेकिन वे महामारियां जब आई थी तो उतना प्रभाव अर्थव्यवस्था पर, विश्व की अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा था जितना इसके वजह से पड़ा है। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो बीमारी है ना, ये संपर्क से फैलती है, छुआछूत से फैलती है। और मैं बता दूं कि कोरोना को सार्स के अंतर्गत अभी नहीं रखा गया था, लेकिन अब रख दिया गया है SARS, याद रखना। जैसे सार्स क्या होता है, एक बहुत मतलब एक श्रेणी में ऐसे लोग रहते हैं कि जो खतरनाक, वे रोग जो खतरनाक होते हैं। तो सार्स का मतलब याद रखना, SARS। कई बार तो इसका क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है कि सार्स का फुल फॉर्म बताइए। तो याद रखना बेटा, इसका फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी, याद रखना। सिंड्रोम, ठीक है। S फॉर सीवियर, ठीक है ना, A फॉर एक्यूट और R फॉर रेस्पिरेटरी और S फॉर सिंड्रोम। तो इस प्रकार से कोरोना को सार्स के अंतर्गत भी रख दिया गया। अर्थात ये हो चुका है कि अब जो कोरोना है ये वैश्विक महामारी है और बहुत भयानक रूप लेती जा रही है, आप जैसे देखेंगे। तो अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे, किस हिसाब से पढ़ें। और याद रखिएगा कि कोई भी परीक्षा वर्तमान में हो, चाहे आपका सुपर टेट हो, चाहे पुलिस हो, चाहे SSC हो, चाहे लेखपाल हो, मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें एक क्वेश्चन यहाँ से ना इंक्लूड करें। तो पहले से हम तैयार रहते हैं। तो कोरोना वायरस को हम 2 लेवल में पढ़ेंगे। पहले तो हम इसके हिस्ट्री पर जाएंगे, इतिहास पर जाएंगे, ठीक है ना, कि इसका रीजन क्या था फैलने का। और इसके बाद इसको 2 लेवल में हम पढ़ेंगे। एक जो लेवल होगा विदेशी लेवल, अर्थात विदेश स्तर पर, ठीक है ना, और दूसरा जो लेवल होगा वो भारत स्तर पर। अब हम जरा चर्चा कर लेते हैं विदेश स्तर पर कैसे क्वेश्चन बन सकता है। उस पर पहले क्वेश्चन पे, फिर उसके बाद लेक्चर कहानी रूप में सुनिए, करंट अफेयर को कहानी के रूप में समझिए, ठीक है ना। फिर इसके बाद मैं क्वेश्चन बताते जाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन बन सकता है, कैसे क्वेश्चन आ सकता है। और इतना विश्वास रखिए कि आप बस एक बार ध्यान से सुनिए, ठीक है ना, और आपके दिमाग में पूरा ये बात उतर जाएगी, इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। तो अगर हम विदेश स्तर पर देखें तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये कोरोना का जो निर्माण हुआ या जहाँ से उत्पन्न हुआ उस शहर का नाम बताइए या उस देश का नाम बताइए। इसके बाद ये पूछेगा कि WHO ने, ठीक है ना, WHO ने इसको वैश्विक महामारी कब घोषित की थी। ये भी पूछ सकता है कि ये बताइए कि पहली मौत चाइना में कोरोना वायरस से कब हुई थी, या चाइना के बाहर पहली मौत कब हुई थी। ये भी आपसे पूछ सकता है कि चाइना के बाहर प्रदूषित होने वाला सबसे पहला देश कौन सा है। तो इस प्रकार सा बहुत सा प्यारा प्यारा क्वेश्चन आपको, ठीक है ना, मिल सकता है। तो पहले हम दोनों पे चर्चा करेंगे विदेश स्तर पर। दूसरा हम भारत स्तर पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हम रहने वाले भारत के हैं। और भारत में आप देख रहे हैं कि आज वर्तमान का डाटा है कि 33,000 के पार कोरोना का आंकड़ा जा चुका है, पॉजिटिव जो केस है। तो अब इसमें कैसा क्वेश्चन आ सकता है। अब इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे आप देखे होंगे, आप सुने होंगे कि प्रधानमंत्री, और आप थे भी, ऐसी बात नहीं थी,
जैसे 22 मार्च को भारत बंद का आह्वान किया गया था और लोगों ने उनकी बात को माना भी था। कई लोग क्या, पूरा भारत ही बंद था। इसके बाद आप देखेंगे उन्हीं के आह्वान पर 21 दिन का लॉकडाउन चला, फिर अभी 3 तारीख को खत्म होने वाला है दूसरा लॉकडाउन। इसके ये पूछ सकता है कि बताइए कि भारत बंद का ऐलान कब किया गया था, ये इसके परिप्रेक्ष्य में पूछ सकता है। या ये पूछेगा कि पीएम केयर फंड, ध्यान समझना, पीएम केयर फंड, ठीक है ना, ये पीएम केयर फंड या एक है पीएम एनआरएफ, ये है क्या? देखो, जैसे आप बहुत से लोग आपदा के समय, कोई लोग 1500 रुपया, कोई कुछ रुपया अपना भारत के प्रधानमंत्री का जो ये आपदा कोष नियुक्त किया गया है, बनाया गया है, उसमें दान किए हैं। लेकिन उसमें 2 कोष ऐसा, बहुत ध्यान समझना, एक है पीएम केयर फंड और एक है पीएम एनआरएफ। अर्थात अगर बात करें कि इसका जो मोटो है वो अलग है और इसका जो मोटो है अलग है। ध्यान समझिएगा, ये अलग है, इसको कहते हैं प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड, ये अलग है। तो कहीं ना कहीं ये यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो, लिंक करना बहुत जरूरी है। अब पूछ लेगा कि आकस्मिक निधि का वर्ण किस अनुच्छेद में है, तो मैं लिंक करके भी बताऊंगा कि कहां से क्या लिंकिंग हो सकता है। तो याद रखिएगा कि करंट अफेयर जब मैं पढ़ाऊंगा या मैं जब पढ़ाता हूं तो केवल करंट ही आपका तैयार नहीं होगा, इससे आपका जीए और जीएस दोनों, जीके एंड जीएस दोनों तैयार होगा बच्चे, इस चीज को याद रखना। इसके बाद आपसे पूछेगा कि ये बताइए कि जो भारत जो क्या कहते हैं कोरोना, ध्यान समझिएगा, कोरोना वायरस, ठीक है ना, कोरोना वायरस को WHO द्वारा कौन सा नाम दिया गया है, ये भी पूछ सकता है। तो अब यहाँ पे 2 चीज आता है, काफी लोग इस पे बहस भी करते हैं, काफी लोगों को बहस करने की क्षमता ज्यादा होती है। आप टीवी में डिबेट भी देखे होंगे, कई लोगों से पूछ दिया गया, ये बताओ कोविड-19 का फुल फॉर्म बता दो। तो कोविड-19 क्या है, और एक आप देखे होंगे NCOV 2019, ये क्या है, तो इस पे भी चर्चा बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ कई दिन से जब से कोरोना ये चला है भारत में, तो तब से आप देखेंगे कई नए शब्द आ चुके हैं, जैसे लॉकडाउन हुआ, ठीक है ना, इसके बाद लॉकडाउन क्या होता है, फिर लॉकडाउन के बाद कर्फ्यू क्या होता है, इस चीज पे भी चर्चा हम करेंगे। इसके बाद हम चर्चा करें क्वारंटाइन क्या होता है, आइसोलेशन क्या होता है, इस चीज पे भी चर्चा करेंगे। इसके बाद हम ये बात पे भी चर्चा करेंगे कि भारत ने आईपीसी के किस धारा के अंतर्गत, ध्यान समझना बच्चे, भारत ने आईपीसी के किस धारा के अंतर्गत ये कोरोना वायरस को भारत में महामारी घोषित किया है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से अगर हम चर्चा करें तो बहुत बृहद एक टॉपिक बन जाएगा, और इतना विश्वास हम रखते हैं कि लगभग जहां से प्रश्न बन सकता है, किसी टॉपिक को हम चाहे वो थ्योरेटिकल रूप में या फैक्चुअल रूप में छोड़ने वाले नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे क्या करते हैं, तो ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि साहब आज का जो परिवेश है, वस्तुतः अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि कोरोना वायरस, ठीक है ना, ये किस रूप में या कहां से उत्पन्न हुआ, किस कारण से उत्पन्न हुआ, कहां से उत्पन्न हुआ, तो ये सभी लोग बता देंगे चीन, ठीक है ना, हुबई प्रांत का वुहान शहर है, यहां से उत्पन्न हुआ, तो कहीं ना कहीं ये आप बता देंगे। लेकिन राज की बात यह है कि अभी भी इस पर बहुत बड़ी राजनीति है। तो आइए हम इसको पहले क्या करते हैं कि आपको एक चीज बता देते हैं जहां से क्वेश्चन बन सकता है, फिर इसके बाद हम विदेशी मामले में इसकी जो जानकारी है उसको इकट्ठा करेंगे। तो आइए पहले हम 2 नामों पे जिक्र कर लेते हैं और 2 नामों को लिंक करके पढ़ लेते हैं। और याद रखना कि एक बार मतलब कि जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में लोग हैं उनके आप वीडियो भेजो, ठीक है ना, और पूरी वीडियो को देखिए। हम इतना विश्वास के साथ करें कि जितना डीपली कोरोना हम पढ़ा रहे हैं ना, उतना किसी भी यूट्यूब चैनल पे सर्च मारो आपको नहीं मिलेगा, ये मेरा चैलेंज है। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि हमारे पास 2 नाम आए, एक आया NCOV 2019, ध्यान समझना मेरे भाई, फिर आया कोविड-19 या 2019। तो कोरोना वायरस का नाम ही है NCOV, अर्थात नेशनल कोरोना वायरस। अब समझना, ये बच्चे जो है ना, ध्यान समझना मेरे भाई, ये इसको WHO द्वारा दिया गया है। ये जो नामकरण इसका किया गया है ये WHO द्वारा दिया गया जब इसे वैश्विक महामारी घोषित की गई, ठीक है ना, 30
30 जनवरी 2020 को, तो तभी उसका नामकरण किया गया NCOV। तो अगर पूछेगा कि NCOV नामकरण किसका है, तो कोरोना वायरस 2019, और ये किसके द्वारा इसका नामकरण किया गया है, तो WHO द्वारा। अब देखो हमको एक शब्द और मिल गया, क्वेश्चन बनाने वाला बना सकता है, लिंकिंग बहुत जरूरी है। अब ये पूछ देगा कि ये बताइए सर कि WHO की स्थापना कब हुई है, तो बिल्कुल बता देना सर कि 7 अप्रैल 1948, और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय जेनेवा। जैसा कि आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है ना, बहुत से रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया गया था, बहुत से लोग मरे थे, जिसके कारण हमारे यहाँ 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई। उसी के अंतर्गत बहुत सी ऐसी संस्थाएं बनी जो कि लोक हितकारी का काम करती हैं। उसी के अंतर्गत आपका WHO भी है, जिसको हमको विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, जो कि विश्व में उस चीज पर चर्चा, उस वस्तु पर, उस तथ्य पर चर्चा करता है जो लोग, जैसे विकासशील लोग हैं, वहाँ बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, तो खैर उस चीज को अपने संज्ञान में लेके यह क्या करता है कि उसके इलाज का प्रावधान करता है। तो अगर हम बात करें कि NCOV का नामकरण कौन किया, WHO, मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा, और इसकी स्थापना कब हुई, 7 अप्रैल 1948। अब सुनना, इस वायरस से जो बीमारी होने वाली है, अर्थात अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस का जो आधिकारिक नाम है वो NCOV 2019 है, ठीक है ना, लेकिन उससे जो होने वाली बीमारी है उसे कहते हैं कोविड-19 या कोविड 2019, जैसे इसका नाम हो जाएगा कोरोना, VI का वायरस और D का डिजीज, ठीक है ना। तो याद रखना कि कोरोना वायरस का जो WHO द्वारा आधिकारिक नाम दिया गया है वो है NCOV 2019, लेकिन उसके द्वारा होने वाली जो बीमारी है, ठीक है ना, वह आपका कोविड 2019 है। कोविड का फुल फॉर्म क्या होता है, कोरोना वायरस डिजीज। तो खैर ये उसके नाम के परिप्रेक्ष्य में एक छोटा सा टॉपिक था, ये आपको जानना जरूरी है कि आधिकारिक नाम किसने दिया था, WHO ने दिया था, नाम क्या दिया था, NCOV 2019, और उससे होने वाली जो बीमारी है वो है कोविड 2019। कोविड का फुल फॉर्म क्या होता है, कोरोना वायरस डिजीज। अब आइए हम बात करते हैं कि सर आखिर ये कैसे फैला, इसकी क्या कहानी है। तो जरा इसको हम एक लेक्चर के रूप में समझते हैं। पहले समझिए, और समझ लेंगे तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन अपने आप बना लेंगे, इतना मुझे विश्वास है। आपको पता होगा कि जितने भी महामारियां या जितने भी वायरस या जितने भी पर्यावरण में अभेद परिवर्तन हो रहे हैं, ये विकसित देशों का काम है। कहीं ना कहीं वे अपने को विश्व की महाशक्ति बनाने के चक्कर में तरह तरह के प्रयोग करते रहते हैं लोग, और उसका परिणाम विकासशील गरीब देशों को भोगना पड़ता है। और अगर देखा जाए तो उनके पास तो धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन मारा जाता है गरीब और देश। जैसे आप जरा बात कर लिए अफ्रीकी कंट्रियों की। अफ्रीकी कंट्रियों में अगर कोई वायरस फैल जाए, वे बेचारे इतने गरीब हैं कि वो बर्बाद हो जाएंगे। अपने यहाँ खुद बात कर लो ना, अपने यहाँ बात कर लो, बांग्लादेश की बात कर लो, नेपाल की बात कर लो, कि यहाँ पे अगर कोरोना वायरस फैल गया तो इनकी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, ये बर्बाद हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जितने भी इस प्रकार के प्राकृतिक आपदा या जो भी ऐसी हरकतें की जाती है वो विकसित देशों के साथ ही की जाती हैं, और उसका परिणाम हम विकासशील देशों को भी भोगना पड़ता है। तो हुआ क्या था कि चीन का एक प्रांत है, कहानी को जरा समझते हैं हम। चीन का एक प्रांत है जिसका नाम है हुबेई, ठीक है ना, बड़े खतरनाक खतरनाक नाम होते हैं, ठीक है ना, इधर के। और हुबेई में एक जगह है हुबेई प्रांत में जिसका नाम है वुहान, ठीक है। और वुहान में एक सी फूड मार्केट है। कहने को तो ये मार्केट है, लेकिन इस मार्केट में क्या क्या बिकता है जरा सुन लेना। हम भी बड़े विकिपीडिया गूगल पे सर्च मारी के लाए इसको, ठीक है ना। हमारे यहाँ ऐसा सब नहीं बिकता, इसीलिए हम आज भी नहीं कहते हैं संज्ञान के मतलब कि बहुत सेफ है। तो इस सी फूड मार्केट में पहला बिकता है चमगादड़ का मांस, और ऐसा माना जा रहा है कि चमगादड़ से कोरोना वायरस आया। लेकिन हम चर्चा करेंगे कि अमेरिका नहीं मानता, ठीक है ना। इसके बाद जहरीले सांप, ठीक है ना। इसके बाद मछली,
ये और भी यहाँ पे जीव जंतु बेचे जाते हैं, उनके मांस को बेचे जाता है। बड़े खतरनाक लोग होते हैं, कुछ भी खा जाते हैं ये, ठीक है ना। खतरनाक लोग श्रेणी में मतलब रूप देखने में तो बड़ा भोला लगेगा, लेकिन इतने खतरनाक लोग होते हैं, कुछ भी खा जाएंगे। तो अगर बात करें कि चीन की ये कहानी है, हुबई प्रांत की वुहान नामक शहर, उसमें सी फूड मार्केट में एक बार जो ऐसी घटना हुई थी मध्य दिसंबर 2019 में, मिडिल दिसंबर का डेट था, लगभग 15 या 16 का डेट, ठीक है ना, कि वहाँ के जो मांस विक्रेता थे उनके भीतर नमूनिया का कुछ लक्षण पाया गया, ठीक है ना। और जब नमूनिया का एक लोगों के भीतर पाया गया, 2 लोगों के भीतर पाया गया, इसी तरह करते करते, क्योंकि ये जो कोरोना का फैक्ट से ये फैलता छुआछूत से बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसमें नाम दिया गया है सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन अब सोशल डिस्टेंसिंग की जगह फिजिकल डिस्टेंसिंग हो गया, ये भी बड़ी बात है। तो एक लोगों के भीतर निमोनिया का लक्षण दिखाई दिया, 2 लोगों के भीतर दिखाई दिया, 3 लोगों के भीतर दिखाई दिया। लेकिन जब इसका जांच किया गया तो देखा गया कि कोरोना वायरस की एक अलग प्रजाति से ये पीड़ित है, ठीक है ना। और इनके जो रोग के लक्षण थे वो भी जरा हटके थे, ठीक है। तो अब इसको चाइना की समझदारी कहिए या नालायकपन कहिए, इसने इस बात को, तथ्य को छुपा के रखा। लेकिन जब ये महामारी उसके पहुंच से बाहर होने लगी, तब जाके 31 दिसंबर अर्थात नया साल के एक दिन पहले, नया साल की रात को, ठीक है ना, 31 दिसंबर 2019 को ये WHO को इंगित करता है कि साहब हमारे यहाँ बीमारी फैली है, ठीक है ना, और इस प्रकार से इसमें दुर्घटनाएं हो रही हैं। और आपको मैं राज की बात बता दूं कि मध्य दिसंबर से जब ये बीमारी फैली और जब उन लोगों को ये पता था कि ऐसी बीमारी है, खतरनाक बीमारी है, अगर उसी समय संज्ञान में मामला ले लिया गया होता तो शायद जो विश्व, ठीक है ना, इस मतलब इस नहीं कहते आपदा को झेल रहा है, ऐसा नहीं झेलता। ये कहिए कहीं ना कहीं कहिए इसमें बहुत बड़ी राज की बात है। और आपको पता होगा कि हमको तो ये भी लग रहा है कि कहीं 3rd वर्ल्ड वार का कारण भी कोरोना वायरस ना बन जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अमेरिका का डेली जो स्टेटमेंट आ रहा है वो चाइना के ऊपर आ रहा है। अभी चाइना ने अमेरिका के ऊपर एक ब्लेम कर दिया था, उल्टा ही चोर कोतवाल को डांटे कि एड्स जो वायरस फैला था आपकी वजह से फैला था। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। तो ये जो फैक्ट्स था इनका, रोगी बढ़ने लगे इनके, जब रोगी बढ़ने लगे तब जाके 31 दिसंबर को इन्होंने WHO, सोच लो 15 दिन बाद, मध्य दिसंबर की घटना है और 15 दिन बाद इनको 31 दिसंबर को WHO को बताया गया। और जब WHO को बता दिया इन्होंने तो 9 जनवरी 2020 को चाइना में कोरोना वायरस से पहली मौत हुई, ठीक है ना। तो अगर पूछेगा चाइना में कोरोना वायरस से पहली मौत कब हुई थी, 9 जनवरी 2020, और इन्होंने WHO को इंगित कब किया था, वही WHO जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1948 में, ठीक है ना। तो इन्होंने कोरोना वायरस को इंगित किया था, आप देखेंगे तो 31 दिसंबर 2019 को। इसके बाद आप देखेंगे कि ये रोग इतना तेज फैला कि चाइना के बाहर भी फैलने लगा। और चाइना से बाहर सबसे पहला देश जो प्रभावित हुआ था कोरोना वायरस का वो है थाईलैंड। देखेंगे तो 13 जनवरी को प्रभावित हो चुका था। इसके बाद दूसरा जो कंट्री, वैसे तो बहुत कंट्रियां हैं लेकिन हम 3-4 का नाम आपको बता रहे हैं। थाईलैंड पहली कंट्री थी 13 जनवरी को, और दूसरी कंट्री है आपकी 15 जनवरी को जापान। इसके बाद भारत, इटली और फिलीपींस, ध्यान समझना, भारत, इटली और फिलीपींस में, इन तीनों देशों में जो कोरोना वायरस था, ठीक है ना, ये 30 जनवरी को फैलता है। और आप देखेंगे कि 30 जनवरी को हमारे यहाँ भी पहली केस आई थी केरल में, क्योंकि जो केरल का छात्र हुबई प्रांत से आया था वो भी कोरोना पॉजिटिव था, ठीक है ना। और पहली केस आप देखेंगे कि इटली में भी आया था, और इटली में मरने वालों की आंकड़ा देखिए, वहाँ के पॉजिटिव केस की आंकड़ा देखिए कितना है, और हमारे यहाँ का आंकड़ा देखिए, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं भारत, फिलीपींस और इटली, इन तीनों जगह में जो पहला केस आया था वो 30 जनवरी को आया था। अब क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में सबसे पहला कोरोना पॉजिटिव कब पाया गया था, 30 जनवरी को, कहाँ पर पाया गया था, केरल में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो जो पूरा विश्व है वो कोरोना के चपेट में है। अब हम बात करें कि कोरोना के कितने स्टेज हैं, तो प्रोफेसर विल्सन के अनुसार कोरोना के 4 स्टेज हैं। इस 4 स्टेज में पहला वो स्टेज आता है कि जो लोग, ठीक है ना, एकदम स्वस्थ है, जैसे हम हैं, आप घर पे बैठे हैं, स्वस्थ हैं, वो पहले स्टेज में आएंगे जिनमें कोरोना का एकदम लक्षण नहीं है, सिंपल रूप से मतलब उनकी एक्टिविटीज है। दूसरे वे लोग हैं जिनमें नहीं कहते कि सांस लेने में उनको दिक्कत हो रही हो, अर्थात जो कोरोना का पहला जो संक्रमण होता है वो गले में होता है,
और ऐसा माना जाता है कि लगभग यहाँ पर ज़्यादा गले में ज़्यादा समय तक कोरोना वायरस रुका होता है। इसके बाद तीसरा जो लक्षण होता है ये हल्का निमोनिया का लक्षण होता है। हल्का निमोनिया का लक्षण मतलब कि सांस लेने में समस्या हो जाए, इसके बाद तेज बुखार आ जाना, आंख दर्द करना, ठीक है ना, ये हल्का निमोनिया का लक्षण। और चौथा है गंभीर निमोनिया का लक्षण, ठीक है ना। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो प्रोफेसर विल्सन के अनुसार कोरोना वायरस के 4 स्टेप हैं। तो ये भी अगर पूछने को पूछ सकता है, उनको उनका दिमाग कहाँ से क्या पूछ सकते हैं, लेकिन हम अपने तरफ से तैयार हैं कि कितने स्टेप हैं, 4 स्टेप हैं। किसने दिया है? प्रोफेसर विल्सन ने दिया है। तो अब हम बात करेंगे कि भैया 4 स्टेप हो गए, ये अगर देखा जाए तो कोविड-19 का मतलब क्या होता है, या MCOV का मतलब क्या होता है, कहाँ से चला था, कैसे चला था। और आप देखेंगे कि विश्व में बहुत से लोग 20 मार्च 2020 को 160 देशों में कोरोना फैल चुका था। तो इस प्रकार से ये विदेशी स्तर का एक इस क्या कहते हैं एक मॉडल रह चुका है, जो हमारे लेवल से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे पुलिस में हुआ, SSCGD में हुआ, सुपरटेट में हुआ, इस प्रकार में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका उत्पन्न कहाँ से हुआ, ठीक है ना, और जिस शहर से उत्पन्न हुआ उसका नाम बताइए, किस जानवर से उत्पन्न हुआ, ये चमगादड़ से उत्पन्न हुआ, कोविड-19 का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, या इसका आधिकारिक नाम किसने दिया था, या WHO की स्थापना कितनी कब हुई थी। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम अगले लेक्चर में जो कवर करेंगे बच्चे, वे हम कवर करेंगे कि भारत में कोरोना वायरस का इफेक्ट क्या है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।